पीछे से हमें स्वागत है। ये टेस्ट 14 है और आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का अगला सेट होगा। और वीडियो लाने में थोड़ी सी देर हो गई, उसके मैंने कारण बता ही दिए थे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में वीडियो बनाया जाए, तो आपके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। सही से रिवीजन कीजिएगा। 50 दिन आपके एग्जामिनेशन में अब नहीं बचे हुए हैं, इसलिए आपके शरीर में जितनी ऊर्जा हो, आपके पास जितना समय हो, पूरा कंप्लीट एनर्जी और कंप्लीट समय जो है वो एक ही चीज़ पर दीजिए, वो है 71 बीपीएससी पीटी। एग्ज़ामिनेशन में अगर आपका नहीं होता है तो कोई आपका प्रयास देखने नहीं आएगा, कोई आपका संघर्ष देखने नहीं आएगा, कुछ नहीं। समाज को, लोगों को, परिवार को, सबको केवल रिज़ल्ट ही दिखता है। तो रिज़ल्ट दीजिए। वो जो है ना लाइन कि अर्जुन वो तुमसे युद्ध मांग रहे हैं तो उनको युद्ध दो, तो अगर वो रिज़ल्ट मांग रहे हैं, आपको भी रिज़ल्ट चाहिए, तो रिज़ल्ट को हासिल कीजिए। जो भी इसके लिए करना पड़े कीजिए, पढ़िएगा, रिवीजन कीजिए और केवल रिवीजन कीजिए। ठीक है। इस सेट के कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो 90 से 95 के बीच में इसका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि सेट ना तो बहुत ज़्यादा कठिन है, ना ही मैं एक तरफा आसान बोल दूँगा। सेट टिपिकल होता है, यकीन मानिएगा। अगर सेम सेट आपके एग्ज़ाम में आ जाए ना, तो वहाँ पर आपको ये बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि अभी आप घर पर बैठे हुए होते हैं या किसी एग्ज़ाम में अगर ऑफलाइन टेस्ट भी दे रहे हैं, तो वो प्रेशर बिल्डअप कभी भी नहीं होता है जो एग्ज़ाम में हो रहा होता है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रेशर बहुत अलग होता है। अगर सेम पेपर मैं आपको दे दूँगा तो आपके स्कोर और कम हो जाएंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और थोड़ा सा नेगेटिव कम करने का प्रयास ज़रूर ही कीजिएगा। नेगेटिव कम करना कैसे होता है? तो पहले सब्जेक्ट को पढ़ें, रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, देन टेस्ट लगाएं। इस प्रकार से आपका नेगेटिव कम हो सकता है। ठीक है। और मैथमेटिक्स रीजनिंग के सवाल जो होते हैं ये गेम चेंजर होता है, क्योंकि 10 के 10 आप एग्जैक्ट सही करके आ सकते हैं। एग्जामिनेशन में आंसर मिला करके सही करके आ सकते हैं। तो बेसिक अर्थमेटिक्स जो होता है, परसेंटेज, LCM HCF निकालना, उनके एप्लीकेशंस, LCM HCF के एप्लीकेशन, उपयोग क्या क्या होता है, उस प्रकार से पढ़ा जाए और अनुपात समानुपात, तो आपके 10 नंबर फिक्स हो सकते हैं। ठीक है। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। ये सब सवाल तो आपको पता ही है, स्किप होता है, ये आप खुद से कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, दिसंबर 22 तिथि को सूर्य क्या रहेगा? तो ये भाई पृथ्वी है। बहुत आसान सवाल, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 डिग्री है, ये 23 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ है और ये साढ़े 23 डिग्री जो है अपना साउथ है। दिसंबर 22 की स्थिति पूछा है, तो हमें ये पता हो केवल कि एक समय पता हो कि जून में कहाँ होता है। तो जून में वो यहाँ पर होता है सूर्य। ठीक है। सितंबर में कहाँ पर चला जाएगा? फिर विषुवत पर चला जाएगा। दिसंबर में कहाँ पर चला जाएगा? 3 महीने के पश्चात, तो वो मकर रेखा पर चला जाएगा। फिर मार्च में कहाँ पर आ जाएगा? फिर मार्च में आ जाएगा कहाँ पर? तो इक्वेटर पर आ जाएगा। फिर जून में कहाँ पर चला आएगा भाई? फिर जून में आ जाएगा कर्क रेखा पर, और फिर आपका सितंबर में विषुवत पर चला जाएगा। इसी प्रकार से सूर्य जो है ऊपर नीचे होता रहता है। सूर्य तो अपने स्थान पर वही है, क्योंकि पृथ्वी साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। ये इस प्रकार से रोटेट करेगा, तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से शीर्षस्थ चमकता है, मकर रेखा पर चमक रहा होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी और भारत में इस समय ठंड की ऋतु होती है। बिहार सरकार ने कितने नए हवाई अड्डों की घोषणा की है? बिहार सरकार ने 8 नए हवाई अड्डों की घोषणा की है। उड़ान योजना है ये गुरु, उड़ान योजना है, ये भी याद रखिएगा। उड़ान स्कीम के तहत में, जिसमें रक्सौल, मधुबनी, राजगीर, पूर्णिया, ये सब के सब शामिल हैं। नीचे दिए गए युग्मों से कौन से सही सुमेलित हैं? कर्क एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। फिर से वही तस्वीर बना लेना है, फिर से वही दरअसल कटिबंध किसको कहा जाता है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के जगह को कटिबंध कहा जाता है। ठीक है। तो ये पृथ्वी बना लिया, ये विषुवत हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, यानी कि एक कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। ठीक है। क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध, गर्मी पड़ती है क्या यहाँ पर? ये बात तो सही कह रहा है।
कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। देखिए कर्क और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का ये क्षेत्र जो होता है ना, कर्क और उत्तरी ध्रुव, तो ये शीतोष्ण कहलाता है। शीत और उष्ण दोनों होता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो होता है इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज किए हुए हैं, दोनों इंटरचेंज किए हुए हैं, इसीलिए दोनों गलत हो गए हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? याद नहीं करना है कुछ भी ज्योग्राफी में। इस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो देशांतरीय यमयोत्तर कहते हैं। दोनों ध्रुवों को जोड़ती है, ये सच में नहीं जोड़ती है, बचपन में पढ़ा होगा। काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के इधर से उधर खींची गई है, तो उसी को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। 15 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 60 मिनट लगेगा। तो यानी कि किसी दो जगहों के बीच में, एक है 60 डिग्री पर और एक है 75 डिग्री पर, 75 डिग्री पर है, तो दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप आ जाएगा समय में, 1 आवर का समय में गैप आ जाएगा, 1 आवर का गैप आ जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस ज़िले में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी बिहार में? तो बिहार के बेगूसराय में अकॉर्डिंग टू बजट जो है बिहार सरकार का 2025-26 बेगूसराय ज़िले में कैंसर अस्पताल की घोषणा की जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र निम्न से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा होता है? जैव भार का खाद्य पिरामिड पूछा जा रहा है। जैव भार का, जहाँ पर क्या हो, प्राइमरी जो उत्पादक हों उनका जैव भार जो हो वो कम हो, और जो टॉप जो उपभोक्ता होते हैं, सबसे सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, उनका जैव भार जो हो वो ज़्यादा हो। तो ये किस में होता है? ये दरअसल में समुद्र में होता है बंधुओं, क्योंकि समुद्र में पावक प्लांक्टन्स जो होते हैं, शैवाल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनका जो जैव भार होता है यह कम होता है। और वहीं पर जो सबसे ऊपर यानी कि सर्वोच्च जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो बहुत बड़ी हैं, उनका जैव भार ज़्यादा होता है। इसी कारण से ये पिरामिड जो है उल्टा बनता है, ये पिरामिड उल्टा बनेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। किसी भी परितंत्र के सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप में आकलित परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसको पारिस्थितिक अनुकलन कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। दरअसल में कोई जगह होता है जहाँ पर धीरे धीरे करके उसका परितंत्र जो है या बदलता है, इसी को क्या कहा जाता है? दरअसल में सामान्य भाषा में समझाया है मैंने, इसको सक्सेशन कहा जाएगा, इसको सक्सेशन कहा जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलग अलग चरण होते हैं गुरु, अलग अलग चरण होते हैं, न्यूडेशन से लेकर के अंत में जहाँ पर कंप्लीट परितंत्र का निर्माण हो जाता है। न्यूडेशन बड़ा ही ख़राब सा शब्द है, लेकिन इकोलॉजी में उसको यूज किया जाता है। न्यूड से न्यूडेशन शब्द बनता है। न्यूडेशन से शुरू होता है और जहाँ पर कंप्लीट परितंत्र का निर्माण होता है वहाँ तक 5 स्टेप इसके बनाए गए हैं। इसकी भी 2 थ्योरी है, एक ओल्ड थ्योरी है और एक नई थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी है जिसमें अधिक स्टेप हुआ करते थे, और जो मॉडर्न थ्योरी है इकोलॉजी का उसमें कम ही स्टेप हुआ करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना % रूपांतरण होता है? तो बी होता है लिंडरमैन का लॉ, इसको कहा जाता है। लिंडरमैन लॉ इसको कहा जाता है। लिंडरमैन भाई साहब ने कहा कि प्राकृतिक तंत्र में जो इकोसिस्टम होता है उसमें एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाएंगे तो केवल 10% एनर्जी ही ऊपर तक जाती है, बाकी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, बाकी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। जैसे कि घास है, घास को किसने खाया? बकरे ने खाया, घास को बकरे ने खाया। और बकरे को किसने खाया? आपने खाया। मटन को चाव से चबा के बना के खाया। तो ये बकरे को अगर बकरा ने जो घास खाया तो घास का 10% एनर्जी ही उसको मिलेगा। अब बकरे के पास मान लीजिए जितना एनर्जी आया था 20 आया था, तो 20 से 10% ही आपके पास में आएगा, यानी कि 2 ही एनर्जी मिलेगा आपको। इसी प्रकार से लिंडरमैन का जो लॉ है वो काम करता है। इसको अगर थोड़ा सा और याद करने लायक एग्जाम्पल समझना हो तो आप पूरे दिन में कितना खाना कभी हिसाब किया है आपने? पूरे दिन भर में कितना केजी खाना खाते हैं? मान लीजिए बहुत अल्पाहारी होंगे तो भी आप कितना ग्राम, मान लीजिए सुबह से शाम तक मात्र 500 ग्राम आप खाना खाते हैं, जबकि इससे ज़्यादा तो मैक्सिमम लोग खाते ही हैं। तो 500 ग्राम आप खाना खाते, टोटल मैं फूड की बात कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक में। क्या आपके शरीर में रोज़ 500 ग्राम वज़न बढ़ता रहता है क्या? एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, एनर्जी लॉस बहुत मात्रा में हो जाती है, और जो हम खाते हैं वो सारा कुछ एनर्जी में ही कन्वर्ट नहीं होता है। 20 का आंसर हो जाएगा।
कि इन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद में उपयोग की जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। एनपीके याद है आपको, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। पोटेशियम में तो इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाता है हमें, इसका आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर परिवर्तित करता है किस चीज़ को? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आसान सवाल था। हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट और हर्ट्ज की होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे घरों में जो विद्युत आती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज उस पर लिखा होता है। कब आपके पास जो फ़ोन का चार्जर होगा ना, उस पर देखिए कितना लिखा हुआ है, उस पर देखिए, उस पर लिखा होगा 50 हर्ट्ज लिखा होगा, 220 वोल्ट लिखा होगा। वहाँ पर लिखा होता है कितने वोल्ट की एनर्जी और कितना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी क्या है उसका। 50 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो ख़राब हो सकते हैं हमारे इक्विपमेंट ख़राब होता है। और ये अलग अलग देशों में अलग अलग हर्ट्ज को अपनाया जाता है। किसी देश में ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो सही माना जाता है, भारतीय जो मानक है उसके हिसाब से 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज माना जाता है। यहाँ पर आंसर इसका स्किप हो गया था, ए इसका आंसर होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया था? तो ऑस्टेड ने अवलोकन किया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व को समझाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है कि बिहार सरकार के कुल पूंजीगत व्यय का अनुमान कितना है? ये इंपॉर्टेंट सा सवाल है, करंट अफेयर से आपका सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64,895 करोड़ का अनुमान है, बी इसका आंसर हो जाएगा। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट का अंतर होता है। 2 मिनट के अंतर के कारण से वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, जो आपको सूर्यास्त दिखता है उससे 2 मिनट पहले सूर्यास्त हो चुका होता है। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, और ये उल्टा बनता है। रेटिना पर बनता है लेकिन ये उल्टा बनता है। मानव नेत्र के कैमरे के भांति व्यवहार करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना दृष्टिपटल पर बनता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के नियम से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? निकट है, मैंने एक दिन समझाया भी था। 3 शब्द इसमें आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल में भी अधिक शब्द हैं, अवतल 4 शब्द हैं। ये याद रखने का तरीका है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इस तरीका सिखाया था। दूर होगा तो उत्तल, निकट होगा तो अवतल लेंस का। लेंस होगा, दर्पण नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। ऐसा ना कि दर्पण में मार करके आ जाएं। अवतल के बाद पढ़े ही ना कि लेंस लिखा हुआ कि दर्पण लिखा हुआ। लेंस और दर्पण में बहुत फ़र्क होता है। आधुनिक मानव का उद्भव निम्न से कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था आधुनिक मानव का उद्भव। अफ्रीका में आधुनिक मानव जो हैं इनका उद्भव हुआ था, होमो सेपियंस। निम्न पर विचार करें। गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा और HIV वायरस जनित रोग आपसे पूछा गया है, तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। 3 और 4। गनेरिया तथा सिफिलिस जीवाणु जनित, जबकि मस्सा तथा HIV विषाणु जनित होते हैं। उल्लेखनीय के उपयुक्त सभी रोग लैंगिक संचरण से फैल सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन कोशिका के आंतरिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल। तो ATP का उपयोग होता है। ATP जो है यह इंजन में सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मैंने MCQ करवाया भी है आपको। कोशिका श्वसन से मुक्त हुई ऊर्जा तत्काल ही ATP नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। यह ATP कोशिका की अन्य कोशिकाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। निम्न से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो क्षुद्रांत जो होता है यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग यही होता है। यह अत्यधिक कुंडलित होता है, इस प्रकार से आपके शरीर में होता है। ये इस प्रकार से होता है, इसी कारण से ये उतने छोटे से स्पेस में आ पाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है और गोल्ड जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए ये इतना महंगा ये धातु बिकता है, क्योंकि ये जस्ट का तस 1000 साल पुराना भी है, तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। और इसी प्रकार से प्लेटिनम जो है वो भी बहुत कम रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। चांदी बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है किसी के साथ में। इसका आंसर डी हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो मैंने आपको एक दिन बताया भी था, मधुमक्खी का डंक हो या फिर चींटी का डंक ले लीजिए, या फिर एसिड है, एसिड किसी पर गिर गया है, तो इन सभी चीज़ों में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो बेस यूज करेंगे। तो बेस का उपयोग किया जाएगा।
जैसे कि बेकिंग सोडा या फिर धोने वाले सोडा, या फिर इसकी जगह पर क्या किया जा सकता है, साबुन का उपयोग किया जा सकता है। इन चीज़ों के उपयोग से चींटी काटने, डंक मारने और ये एसिड वाले चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेटल पौधों की पत्ती को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, या दर्द किस अम्ल के स्राव में होता है, तो मेथोनोइक अम्ल के स्राव में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से है। ए इसका आंसर हो जाएगा। मेरीकल्चर का तात्पर्य खाने योग्य समुद्री जीव जैसे कि मछलियों का भोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले संवर्धन से है। यह एक्वाकल्चर की विशेषीकृत शाखा है। एक्वाकल्चर से आगे जाएंगे इसी में, तो मेरीकल्चर आपको नाम मिल जाएगा। निम्न से कौन सा अन्य से सम्मिलित नहीं है, CHM, DIN, LPU, KOT। अच्छा, ये वो हो गया, रीजनिंग का सवाल हो गया। IOU हैं 3 में, वॉवेल भी हैं, 1 में वॉवेल नहीं है, एक भी, ठीक है। B की आयु A की दोगुनी है, ये तो रीजनिंग का सवाल हो गया। ये तीनों डॉगर बैंक, जॉर्जे बैंक आदि जैसे प्रमुख मत्स्य क्षेत्र निम्न से किसका भाग हैं, ये अलग अलग मछली उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये सब के सब जो हैं महाद्वीपीय मग्न तट के भाग होते हैं। महाद्वीप का मग्न तट क्या कहलाता है, जैसे भारत है और यहाँ पर ये समुद्र है, तो ये जो इलाका, ऐसा इलाका जहाँ पर जल और पानी ज़्यादा गहरा भी नहीं होता है, उसी को मग्न तट कहा जाता है। महाद्वीप का मग्न तट कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, आपने पढ़ा होगा ना, समुद्र पढ़ा है, तो यहाँ पर मग्न तट आता है, फिर ढाल आ जाता है, उसके पश्चात से गर्त भी आता है, इसी में हम लोग पढ़ते, फिर समुद्री मैदान भी हम लोग पढ़ते हैं। तो समुद्र पढ़ा होगा ना, उसी चैप्टर में आपको समुद्र के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है, यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ भाग होते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के जीव जंतु, मछलियाँ, शंख, सीप, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मेरापी इंडोनेशिया में है, विसुवियस इटली में है, क्राकाटोआ म्यांमार में, कोलिमा मैक्सिको में। क्राकाटोआ म्यांमार में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है और बड़ा भयानक है। क्राकातोआ है जो सबसे पुराना और सबसे खतरनाक माना जाता है, और एक है उसका छोटा भाई जिसको कहा था सन ऑफ क्राकाटोआ कहा जाता है उसको, क्योंकि उसी से मिलता जुलता और उतना ही खतरनाक ये भी ज्वालामुखी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1800 ईस्वी के अंतिम वाले चरण के दौरान एक क्राकाटोआ में भारी विस्फोट हुआ था, जिसके कारण से कई दिनों तक मद्रास के तट के पास में भी इतना ज़्यादा राख निकला था कि भारत के कई सारे इलाकों में भी कई दिनों तक सूर्य नहीं दिख पाए थे, और भीषण भूकंप और सुनामी का उस समय भी देखा गया था। तो क्राकातोआ याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, नदी के युवा अवस्था में होता है। जैसे अभी हिमालयी नदियाँ जो हैं, यह नदी की युवा अवस्था है। हिमालयी नदियाँ जो है अभी ये नदी की युवा अवस्था, इसीलिए वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं यह। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल हैं, दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको, मध्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सब के सब शामिल हैं, ये सब के सब लैटिन अमेरिका में आते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इन सबको कलेक्टिव रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। नीचे दिए गए देशों में से कौन से स्थल रुद्ध देश हैं, बड़ा ही छोटा सा, बड़ा प्यारा सा, कठिन सा सवाल हो जाएगा। उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, सूरीनाम, इक्वाडोर। इक्वाडोर क्या स्थल रुद्ध है या कोस्टल है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 2 और 3 हो जाएगा, दरअसल पराग्वे और बोलीविया आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का स्थल रुद्ध देश है पराग्वे एवं बोलीविया, और इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है, कोंडोर, रीमा, शुतुरमुर्ग या गिद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा कोंडोर होते हैं। कोंडोर दक्षिण अमेरिका का अमेजन नदी द्रोणी क्षेत्र पाए जाने वाला संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी होता है ये। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। अर्जेंटीना की समृद्धि के कारण उसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। पूछा जा रहा है आपसे उत्तम घास भूमि कौन सी, तो पंपास है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अर्जेंटीना जो पर्वत है, एंडीज पर्वत, दरअसल में अर्जेंटीना और चिली के बीच में ही है। अगर आप दक्षिण अमेरिका को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पर आपको एंडीज दिखेगा
और इसके इस तरफ ये चिली है जो काफ़ी लंबा है लेकिन चौड़ा नहीं है ये देश ज़्यादा, तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। कहाँ पर है यह? तो यह है आपका कहाँ पर? तो ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध चुकी का माता क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? तो यह चिली में ही स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सुमेलित कीजिए सिनकोना, चिकिल, चेरबा, क्वेबेक्रो, तो च्युइंगम, कुनैन औषधि, टैनिक अम्ल, चाय की पत्तियों के समान। तो इसको मैच करना था आपको, टीज और उनके प्रोडक्ट को आपको मैच करना था। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। जो सिनकोना है वह कुनैन औषधि के लिए होता है, B1 हो जाएगा। चिकिल जो है च्युइंगम बनाने के उपयोग होता है, और चेब्रा जो है यह चाय की पत्तियों के समान होता है, और क्वेबेक्रो जो है यह टैनिक अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के संबंध में फजेंडा किसे कहते हैं? फजेंडा का तात्पर्य होता है ब्राज़ील में कहवा के बागानों के लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक गलत सुमेलित है? तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान सहारनपुर में नहीं है, यह लखनऊ में है, लखनऊ में है, लखनऊ में है, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। नव डार्विनवाद के अनुसार निम्न से कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो नव डार्विनवाद उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन को मानता है। किसके लिए जिम्मेदार? तो यह जैव विकास के लिए, जीवों का जो विकास हुआ है उसके लिए इसको जिम्मेदार मानता है नव डार्विनवाद। डार्विनवाद की थ्योरी में थोड़ा सा इवैल्यूएशन किया गया है। रक्त को जमाने में सहायक फाइब्रिनोजेन क्या बोला जा रहा है? प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ये जो प्रोटीन है ये रक्त को जमाने में मदद करता है, इसका निर्माण यकृत में होता है। फाइब्रिनोजिन विटामिन जो रक्त में पाई जाती है, प्रोटीन रक्त को धमनियों और सिराओं में जमने से रोकता है। इस प्रोटीन का निर्माण मनुष्य के यकृत में होता है, मनुष्य के लीवर में होता है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन मनोरोग बीमारी कहे जाते हैं? साइकोन्यूरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, साइकोसिस, टीनिएसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। साइकोन्यूरोसिस और साइकोसिस जो है ना, इन दोनों को आपको किसके बीमारी? तो मनोवैज्ञानिक बीमारी कहा जाता है, मेंटल डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता है। साइकोन्यूरोसिस और साइकोसिस मनोरोग हैं। हाइपरग्लिसीमिया रोग शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाने पर होता है, और टीनिएसिस एक कृमिजन्य रोग है जो मनुष्य के आंतों में रहता है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। जीव विज्ञान में पेशियों के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहा जाता है बंधुओं। इसका आंसर सी हो जाएगा। डायरेक्ट याद रख लीजिएगा इसको, इसमें और भी कुछ सीखने लायक है नहीं। रक्त प्लाज्मा, ग्लोब्यूलिन, एंडोकार्डियम और धमनियाँ, संक्रामक रोगों से रक्षा, हृदय की भीतरी परत, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाना, इसका काम होता है। इसमें 2 को तो मैच कर ही सकते हैं कि भाई डी का 4 होगा, और हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ जो है यह रक्त का प्लाज्मा होता है, यानी ए का 3 डी का 4 तो मैच कर ही सकते हैं, और कुछ भले आए ना आए। ए का 3 डी का 4, ए का 3 डी का 4, बी हुआ का 1, सी का 2 हो जाएगा, एक ही में दिया हुआ है। संक्रामक रोगों से रक्षा ग्लोब्यूलिन करता है। एंडोकार्डियम हृदय की भीतरी परत को कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन को चुनें। प्रकृति में लगभग 20 से 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इनमें से सभी अमीनो एसिड स्तनियों के शरीर में नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? मक्का तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल है। बिल्कुल सही है ये। अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में पाई जाती है, ये भी सही है। रोगी मधुमेह रोगियों के लिए, रागी मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम आहार है, बिल्कुल सही है। रागी यानी कि मरुआ हो गया, जो अपने दरभंगा जो है ना, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार का, वो देश में सबसे ज़्यादा मरुआ प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा मरुआ का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा खपत कहाँ पर होता है? तो हिमाचल और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा खपत है वहाँ पर। चूँकि ये तासीर इसकी गर्म होती है, इसलिए वहाँ पर मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है रागी। तो मरुआ जो है ये मधुमेह रोगियों के लिए सबसे उत्तम आहार में से एक माना जाता है। और बाकी मक्का तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। और बाजरा किस में आ जाएगा? तो यह सबसे ज़्यादा खनिज लवण इसी में होते हैं। ये श्रीफल इसको कहा जाता है, अर्थात श्री फसल इसको कहा जाता है, अर्थात मोटा अनाज इसको कहा जाता है।
भारत किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा? तो 2000 कब तक हासिल कर लेगा भाई? 2070 ईस्वी तक। प्रधानमंत्री जी ने COP26 में बोला था ये चीज़। यदि ये तो दोनों रीजनिंग के सवाल हो गए। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1969 से 72 तक योजना अवकाश रही है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? राष्ट्रीय आय के 5% वृद्धि दर। 7वीं योजना 85 से 90 चलाई गई थी। मैं आपको पंचवर्षीय योजना और भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ 200 करीब में MCQ करवाऊंगा। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी ये लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये कंडीशन सही नहीं है आज भी। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो यह पंचम पंचवर्षीय योजना थी, जो 74 में प्रारंभ हुई, 79 में समाप्त हो गई, परंतु यह योजना जनता सरकार द्वारा 1978 में समाप्त कर दी गई। 79 में होना था, लेकिन जनता सरकार आई और उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन जनता सरकार भी ख़त्म हो गई। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 20 का आंसर हो जाएगा। 2002 से 2007 में आरंभ किया गया था, और इस बीच में UPSC मेंस में कम से कम 4 बार ये सवाल पूछा गया है हॉर्टिकल्चर से। उसके बाद भी पूछा गया। वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है? तो किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण होता है। वस्तु की मांग का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है, द क्वांटिटी डिमांडेड एट ए स्पेसिफिक प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्राइस पर जो चीज़ मांगा गया है उसी को वस्तु की मांग कहा जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म में। वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु में संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है, क्या कहते हैं? एक वस्तु आपने लिया, लेकिन आपको दूसरा वस्तु भी आप ले लेंगे और उसमें क्वालिटी में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और आप खुश भी हैं उस चीज़ को लेकर के, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार किस प्रकार के मार्केट में होता है? तो जहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जहाँ पर विकल्प आपके पास काफ़ी सारे होते हैं। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब कुल उत्पाद ही स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कुल उत्पाद अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट ई पार्क हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने मार्जिनल मैन की थ्योरी का अवधारणा सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। मार्जिनल मैन किनको कहा जाता है? तो एक किसी भी समाज में ऐसे व्यक्ति जो समाज से जुड़ते नहीं हैं, ऐसा समूह जो वहाँ से नहीं जुड़ता है, जैसे कि प्रवासी, जैसे कि नस्लीय अल्पसंख्यक, इस प्रकार के लोगों को समाजशास्त्री रॉबर्ट ई पार्क ने मार्जिनल मैन कहा है। मार्जिनल मैन कहा है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आय का वितरण मापा जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा, लॉरेंज वक्र के द्वारा, और गिनी गुणांक का उपयोग करते हैं, गिनी गुणांक का उपयोग करते हैं इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए गिनी गुणांक का उपयोग करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में MSP निर्धारण से किसके कारक पर विचार नहीं किया जाता है? तो निर्वाह व्यय सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? यह देश कौन सा है? तो यूक्रेन एक ऐसा देश है जो चुकंदर से, जहाँ पर चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह ब्राज़ील है। ब्राज़ील है, बहुत आसान सवाल। ब्राज़ील है, देन वियतनाम है, देन आपका कौन सा हो जाएगा? कंबोडिया है, कोलंबिया है, देन इंडोनेशिया है। भारत 7th पोजीशन पर है कॉफ़ी प्रोडक्शन में, और भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य है जहां पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉफ़ी में से एक उत्पादक हम ही हैं। हम ही दुनिया में सबसे बेहतरीन में से एक कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं। जैसे अरेबिका कॉफ़ी, अरेबिका इसको कहा जाता है, अरेबिका कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे अच्छे कॉफ़ी में से एक माना जाता है। इसका उत्पादन भी अपने कर्नाटक राज्य में होता है। निम्न से किस फसल समूह में भारत प्रमुख कृषि निर्यातक के रूप में उभरा है? तो चावल, कपास और चीनी है, जिसका दुनिया में बड़ा भारत प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। निम्न से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो चुकंदर है जो लवण सहिष्णु है, चुकंदर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब मृदा में अगर नमक हो तो भी ये सह सकती है। धान, सरसों, अलसी, मटर
प्रजाति रत्ना, नीलम, रचना और करुणा ये बहनों के नाम नहीं है भाई, ये सब के सब जो हैं इनकी प्रजातियों के नाम है, फसल की प्रजातियां हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। धान रत्ना हो जाएगा, सरसों करुणा, अलसी नीलम और मटर रचना हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। गेहूं में बौने पल के लिए जीन कौन सा है? तो नोरिन 10 है। यह गेहूं में बौनेपन के लिए होता है, मतलब छोटा गेहूं का पेड़ बनेगा, पौध बनेगा, तो उससे क्या होगा, भूसा कम जनरेट होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ओपेक 2 मक्के में बौनेपन की जीन होती है। डीपीयू जीन जो होती है ना, डीपीयू जीन, वह ओपेक 2 मक्के के लिए होती है, ये भी याद रखिएगा। गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? यानी कि ये जो विकसित की गई है किसके द्वारा? तो म्यूटेशन के द्वारा, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के द्वारा। तो शराबती सोनार है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मानव आहार है पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो सकता है। तो बेरी का उपयोग हो सकता है क्योंकि विटामिन B1 का ह्रास हो जाता है, विटामिन B1 का ह्रास हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल एक और पूछा था, चावल को पकाने से पहले अगर रगड़ के खूब धोया जाए तो क्या हो जाता है? तो उसका विटामिन जो है वो धुल जाता है, ह्रास हो जाता है, जिसके कारण से बेरी की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो यह विटामिन डी है जिसको हार्मोन माना जाता है, कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। सक्रिय हार्मोन परिवर्तित कर देता है, लीवर और किडनी विटामिन डी को सक्रिय हार्मोन परिवर्तित कर देता है, जिसको कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में जो पत्थर हो जाता है, आपने सुना होगा स्टोन हो गया है पित्ताशय में, तो वो किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का पाचन प्रभावित करता है, वसा का पाचन प्रभावित करता है। ऐसे लोग अगर कुछ तला बघारा खाएं तो झट से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसका आंसर बी हो जाता है। और देखिए ये जो पित्ताशय है इसको जब हम निकाल देते हैं तो यहाँ से वसा के पाचन के लिए एंजाइम का सिक्रीशन होता है। तो जब हम इस पित्ताशय को पथरी निकालने के साथ साथ इसको भी निकाल देते हैं डॉक्टर, उसके पश्चात जो ये बीमारी हो जाती है, ये जो आदमी होता है जिसके पेट से पथरी निकाली गई थी और पित्ताशय निकाल देता है अगर गलती से, तो उसके पश्चात वो सही से खाना कभी पचा नहीं पाएगा। 2 रोटी भी ज़्यादा खा लेगा तो ही उसको समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पाचन उसका सही से नहीं काम कर पाता है कभी भी। भारत का चालू खाता घाटा करेंट अकाउंट डेफिसिट वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो यह 1.2% है, 1.2% है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौती कौन सा है? यह भारत की इकोनॉमी के सर्वे के द्वारा बताया, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा बताया गया है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है। उरुग्वे, सूरीनाम, वेनेजुएला, पराग्वे, आपको राजधानी मैच करना है कराकस, मोंटेवीडियो, आसुंसियोन और परामारिबो। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस ये तो मैच कर ही सकते हैं। और उरुग्वे जो है इसका क्या हो जाएगा? तो इसका मोंटेवीडियो हो जाएगा। और दूसरा सूरीनाम का क्या है? परामारिबो है इसकी राजधानी। ए इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा, 2, 4, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा। चियापास का पठार मैक्सिको में स्थित है, सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में चलाया गया था बंधुओं, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न से वह जैविक संबंध कौन सा है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है? उसको ना तो लाभ होता है ना तो कोई हानि होती है। इसको सहभोजिता कहा जाता है। MS ट्रिप्स तकनीक है, यह UPSC PYQ से सवाल बनाया गया है। MS ट्रिप्स बाघों की निगरानी की एक तकनीक है जिसके द्वारा बाघों की निगरानी की जाती है। बाघों के संरक्षण की निगरानी के लिए MS ट्रिप्स तकनीक को विकसित किया गया है। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों कुल संख्या को क्या कहा जाता है? इसको अल्फा विविधता कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसको कैसे समझते हैं? एक जंगल है, उसमें कितने प्रकार के पेड़ पाए जा रहे हैं, इसी को कहा जाता है अल्फा बायोडाइवर्सिटी। बीटा क्या होता है? अलग अलग जंगल हैं और उन सब में कितने प्रकार के पेड़ पाए जा रहे हैं, इसको कहा जाता है बीटा डाइवर्सिटी। और एक ही पेड़ है लेकिन उसी पेड़ के कितने प्रकार है, जैसे आम का पेड़ है तो आम का पेड़ ही कितने प्रकार का आम है, वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गामा डाइवर्सिटी कहा जाता है। जैसे कि डॉग है, एलिफेंट है, ये क्या हो गए? ये हो गए अल्फ़ा।
ठीक है। अब अलग अलग दो परितंत्र के जीवों को मिला देंगे, वो तो बीटा हो जाएगा। अब डॉग में ही अलग अलग आता है, एक चूहे जैसा दिखने वाला आता है, एक सांड जैसा दिखने वाला आता है बुल डॉग, तो उसको गामा डाइवर्सिटी कह दिया जाता है, ठीक है। ये जैव विविधता की डाइवर्सिटी है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि अफ्रीकन जो लायन है और भारतीय लायन, तो ये किसका हो जाएंगे, तो ये गामा का उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि है तो लायन ही सारे, लेकिन ये किस में आ जाएंगे, अलग अलग हैं, तो ये गामा में आ जाएंगे, ठीक है। अब भारतीय वनों को और अफ्रीका के वनों से कंपेयर कीजिए, तो ये किस में आएंगे, बीटा में आ जाएंगे। और भारतीय वन के अंतर्गत कितने विविधता है, इसको कहा जाएगा अल्फा विविधता, ठीक है। अल्फा विविधता, गामा, ये डाइवर्सिटी को मापने के 3 तरीके बताए गए हैं। धारणीय विकास की अवधारणा का सबसे पहले ब्रटलैंड ने प्रतिपादित किया था। धारणीय विकास, ब्रटलैंड जो है ये स्विट्ज़रलैंड नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हीं की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था, ब्रटलैंड कमीशन, जिसने SDG का शब्द लिया था, सतत डेवलपमेंट गोल के लिए इसने रिकमेंडेशन की थी धारणीय विकास की अवधारणा के लिए। लाइकेन अभिकल्पित करते हैं सह-उपकारिता को, म्यूचुअलिज्म को, जिसमें लाइकेन जो है रहते हैं और एक दूसरे के साथ संबंधों को फायदे के साथ में शेयर करते हैं। भारत में जैव विविधता का द्वार किसे संज्ञा दी जाती है, तो पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है जैव विविधता का द्वार। निम्न से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर है, तो यह तंजानिया है। जर्मनी और बेल्जियम के बीच निम्न से कौन सी रेखा सीमा का निर्धारण करती है, तो हिंडनबर्ग रेखा करती है। मैनरहीम रेखा USSR और फिनलैंड के ओडरनीस रेखा पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच में सीमा साझा करती है। ताम्र विद्युत अपघटीय परिष्करण में विद्युत अपघटन इनमें से किसका विलयन है, तो यह जो होता है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट होता है इसमें। 1 किलोवाट ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्न से कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3.6 10 की पावर 6, इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, तो नियमित अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक कार्यभार ग्रहण करना और सदस्यों को शपथ दिलाना, यही एकमात्र इनका कार्य होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। संसद बजट पारित करने का सही अनुक्रम निर्धारित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा B, बजट पर चर्चा, फिर आम बहस, फिर अनुदान की मांग पर मतदान, फिर विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक। इस प्रकार से बजट पूरी प्रक्रिया चलती है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत के द्वारा, प्रभावी बहुमत के द्वारा पारित संकल्प से लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। या तो इस्तीफा दे सकते हैं किसको, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे सकते हैं, इसका आंसर D हो जाएगा। निम्न से किसे पद मुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, UPSC के लिए नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के लिए नहीं, भारत के महान्यायवादी कैग के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोकसभा का सचिवालय निम्न से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। धन विधेयक केवल सरकार द्वारा ही पारित किए जाते हैं। धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है, अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। इसका आंसर हो जाएगा B, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आर्टिकल 110 से वर्णित किया गया धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इस विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B इसका आंसर हो जाएगा। मनी बिल जो होता है, इसमें मनी से ही संबंधित चीज़ें होती हैं, अर्थात संचित निधि से पैसा निकालना, डालना, कर्ज लेना, कर्ज बांटना, इन्हीं से संबंधित होता है। जबकि जो फाइनेंस बिल होता है, इसमें मनी बिल प्लस अदर बिल इन्वॉल्व होता है, इन दोनों को मिलकर के फाइनेंस बिल बनता है। आर्टिकल 117 की बात हम लोग करते हैं इसमें, इसका आंसर B हो जाएगा। राज्यसभा की अवधि के संदर्भ में सत्य कथनों विचार कीजिए। इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष, 2/3 नहीं बंधुओं, 1/3 होगा। ध्यान से करते तो इसको आसानी से हल कर ले जाते। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत मनोनयन होता है, इसका आंसर B हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। किंतु अगले वाले टेस्ट में भी आपको शब्दों को सही से पढ़ने नहीं के कारण बहुत सारे अंक कटने वाले हैं। किंतु राष्ट्रपतियों कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, ये जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद हैं, इनका निधन हो गया था, इसका आंसर A हो जाएगा। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना थी, तो विजयनगर में थी। विजयनगर में कल्याण मंडप बनवाया गया था गर्भगृह के बगल में। यहाँ पर दरअसल में शादी होते थे लोगों के। निम्न से कौन भावी बुद्ध हैं, तो जो आएंगे तो यह है मैत्रेय, जो अवतरित होंगे, मैत्रेय अवतरित होंगे।
बौद्ध संगति की द्वितीय और तृतीय सभा क्रमशः कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय वैशाली में और तृतीय पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कश्मीर में हुई थी। अगर आपको याद हो तो इनके अध्यक्ष के नाम आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि सभी को याद हो। अगला सवाल है कि मौर्य के सिक्कों में किसकी छाप होती है? तो मोर की छाप होती थी, मोर की। और गुप्तों में गरुड़ों की होती है, गुप्तों में गरुड़ों की, और भी बहुत सारी चीज़ों की है, जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इन पर क्या लिखा है, इसके ऊपर सूर्य, चंद्रमा, पीपल, मयूर, बैल और सर्प की छाप होती थी। इसका आंसर 1 मिनट, अपडेट कहाँ से आ गया भाई, आंसर देखने दो। इसका आंसर सी हो जाएगा। तंजौर के पूर्व मध्यकालीन चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। मिसटाइप हुआ था यहाँ पर, विजयालय ही था। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस ग्रंथ में पूर्व मध्यकालीन बोला जा रहा है? मध्यकाल से पहला जो चोल है उसके संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो यह हमें अथर्ववेद में मिलता है बंधुओं, ये जरूर याद रखिएगा। अंग महाजनपद का वही अंग, भागलपुर में जो अंग है वही अंग जिसकी राजधानी चंपा है, और वही अंगराज कर्ण वाला अंग जो है वही इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। किस जैन ग्रंथ में सभी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र है, ये भगवती सूत्र है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये भी याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मक्खली गोसाल हैं, इन्होंने किया था। अपने शासन के 21 वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो 10वें वर्ष में की है, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है अशोक। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम जो कहाँ था, तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था यहाँ पर, इसकी यात्रा करता है। इसको कर मुक्त प्रदान करता है कि भाई कर आपसे कम लिया जाएगा। मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना कर लगाया जाता था? तो 10% का टैरिफ लगाया जाता था उस समय, 10%। देशज वस्तुओं पर 4% और आयातित बाहर से आने वाली वस्तुओं पर 10% लगाया जाता था। इनमें से कौन कनिष्क के राज दरबार संबंधित नहीं थे? बुद्ध घोष, अश्वघोष, पार्स और वासुमित्र। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बुद्ध घोष। कनिष्क की राजधानी माने कि योग्य विद्वान से सुभेदी थी। इसमें पार्स, वासुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक उसकी राजधानी के रत्न थे। इसका आंसर ए हो जाएगा, बुद्ध घोष का संबंध नहीं है उससे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ब्राह्मण साहित्य में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण मिलती है, हमें शतपथ ब्राह्मण मिलती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कर्नाट राज्य का संस्थापक तो नान्यदेव हैं, नान्यदेव, इसका आंसर सी हो जाएगा। सिमरावगढ़ राजधानी बनाई थी इन्होंने अपनी। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? मॉर्फिन दर्द निवारक, एस्प्रिन निद्राकारी औषधि, ल्यूसाइट रासायनिक हथियार और आयोडोफॉर्म जीवाणुनाशी। इसका आंसर बी हो जाएगा, एस्प्रिन निद्राकारी औषधि गलत दिया हुआ है। एस्प्रिन दर्द निवारक होता है, इसे लेने से निद्रा में कमी आती है, अतः यह गलत सुमेलित है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा विस्फोटक है निम्न में से? तो टेट्राइल जो है यह विस्फोटक होता है। फल को पकाने में प्रयुक्त होता है इथेफॉन। नेफ्थलीन ऊनी कपड़ों को रखने के कीड़े नहीं लगते हैं। और कोलोरेट्रोन या यात्रा के समय चक्कर आने की दवा है, कई सारे लोगों को चक्कर आने लग जाता है, उसी की दवा है। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, विटामिन सी, ऑक्जेलिक अम्ल पूछा जा रहा है। तो लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध जो होगा यह इसका उदाहरण हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल खट्टा फल हो जाएगा, साइट्रिक खट्टा फल हो जाएगा। विटामिन सी स्कॉर्बी कहा जाता है इसको, स्कॉर्बी। और ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में उपयोग होता है। कितनी ही बार ये सवाल पूछ चुका हूँ, यही 4-5 पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछता इसमें से। कृत्रिम विधि से फलों को पकाने के नियम से किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन का होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। खाना बनाने के बर्तन को बनाने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेफ्लॉन का होता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये बीच में रीजनिंग का सवाल था। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? नहीं, रीजनिंग नहीं है ये, वो है, सॉरी, ब्लड ग्रुप से है। यदि पिता ए रुधिर वर्ग का है और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतान कौन से रुधिर वर्ग के होंगे? तो किसी का भी हो सकता है, ए से ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। इसका आंसर चारों वर्ग में से कोई सा भी हो सकता है। इसका आंसर ए बी और ओ चारों के चारों ही हो सकते हैं। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? टेरिलीन कृत्रिम रेशा, रैक्सीन विस्फोटक। रैक्सीन तो कृत्रिम लेदर होता है, मानव निर्मित लेदर होता है, तो यही गलत हो जाएगा। रैक्सीन के चप्पल भी आते हैं, कई सारे लोग खरीदते हैं, लेदर जैसा दिखता है लेकिन लेदर होता नहीं, ये इसकी खासियत होती है। 20 का आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या होगा? रीढ़ वाले जीव, प्रोटीथीरिया, अवृतबीजी, शार्क मछली, उनका उत्पत्ति जो हुआ है उसमें सही क्रम आपको लगाने के लिए कहा जा रहा है कि सबसे पहला किसका उत्पत्ति होगी और सबसे बाद में किसका। तो 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए रोग और प्रभावित अंग। डायरिया, क्षय रोग, निमोनिया, एस्कैरेसिस,
फेफड़ा, पाचन तंत्र, छोटी आंत और श्वसन अंग। तो डायरिया जो है यह पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है। क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है, जिसको टीबी कहा जाता है, टीबी कहा जाता है। निमोनिया जो है यह श्वसन से संबंधित बीमारी है। और एस्केरेसिस छोटी आंत से जुड़ी हुई बीमारी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 इसका आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति का स्तर कितना था? तो भारत की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2.6% एनपीए है। वर्तमान में 2.6% एनपीए है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो इसको कहा जाता है फ्लोएम। फ्लोएम यानी कि फूड और पोषक तत्व जो है यह पेड़ पौधों में जगह जगह पहुंचाता है। और जाइलम अर्थात जल को पहुंचाता है। ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यह नई दिल्ली में स्थित है। 1976 में स्थापित किया गया था। अब रीजनिंग के सवाल था यह, इस यात्रियों में से किसने पटना बिहार का दौरा किया था? इन यात्रियों में से तो यह रॉल्फ फिच है, जो अकबर के समय में भारत आया और लगभग 1587-88 के बीच पटना गया था, बिहार का भ्रमण किया था। भारत में सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? बख्तियार बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। बहाउद्दीन जकारिया हैं जिन्होंने भारत में सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय की संस्थापना की। इसका प्रमुख केंद्र मुल्तान था। अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि सुहरावर्दी जो सूफी संप्रदाय है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? मुल्तान, पटना, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका आंसर मुल्तान हो जाएगा। निम्न से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नुस्खा-ए-दिलखुश जो है इसकी रचना औरंगजेब के काल में भीमसेन जी ने किया था। और ये सवाल प्रीलिम एग्जाम में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसका आंसर सी हो जाएगा। शेरशाह सूरी के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? शेरशाह अपने प्रारंभिक काल में बाबर की सेवा में था। शेरशाह ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मनसबदारी अकबर ने शुरू किया था, आगे पढ़ना ही नहीं है। अकबर ने शुरू किया था, अकबर ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मनसबदारी शेरशाह ने शुरू नहीं किया था। आर्थिक सुधार के लिए भी इसको जाना जाता है। रुपया शब्द भी इसी ने शुरू किया था। रुपया जो है वो इसी ने प्रयोग किया था सबसे पहले चांदी के सिक्कों के लिए। इन विदेशी यात्रियों में से किसे विजयनगर के इतिहास का स्रोत नहीं माना जाता है? तो टेबरनियर ये नहीं होगा, ये तो बाद में आया है। शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत आया था। बाकी बारबोसा, लिंगोपायस और अब्दुल रज्जाक, ये तीनों के तीनों विजयनगर साम्राज्य के दौरान आए हुए थे। रजमनामा तो यह महाभारत का अनुवाद है। महाभारत का अनुवाद फैजी और अबुल फजल बदायूनी द्वारा अकबर के आदेश पर फारसी में किया गया था और उसका नाम रजमनामा रखा गया था। ये याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। वैसे महाभारत का ओरिजिनल नाम जो है वो जय संहिता है। जय संहिता है, जय संहिता इसको कहा जाता है, जय संहिता है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों से किसे बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? तो डी हो जाएगा सूरत। आपको अगर पता हो तो हिंदू धर्म में कोई भी ग्रंथ जो आप पढ़ते हैं ना, रामायण हो या महाभारत हो, उसका मूल रूप आप नहीं पढ़ते हैं। अलग अलग लेखकों के द्वारा जो बाद में लिखे गए हैं उसको आप पढ़ते हैं। लेखकों ने इसमें अपने हिसाब से कई सारी भावनाएं डाली, कई सारी कहानियां डाल दी, जिसको छेपक कहा जाता है। जैसे रामायण जो है वो कहाँ पर एंड हो जाता है? तो जहाँ पर भगवान राम का राज्याभिषेक होता है, वन से आते हैं, तो वहीं पर एंड हो जाता है रामायण। लेकिन उसके पश्चात से किसी के मन में आया कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बढ़ाते हैं इसमें, तो लव कुश कांड जोड़ दिया गया था। ये याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। मध्यकाल के संदर्भ निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बलबन ने अपनी सेना के घोड़े के दागने की पद्धति शुरू की, बिल्कुल गलत है। यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। आज तक आपको सभी ने यही रटवाया होगा। क्यों किया था स्थापना इसने? वाई? मंगोलों से लड़ने के लिए। मंगोलों से कोई सबसे शानदार तरीके से लड़ाना तो बलबन था। इसकी स्ट्रेटजी शानदार थी। कभी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पढ़िएगा, बलबन की मंगोल नीति पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में। तो बलबन का बेटा भी मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। तो मंगोलों से लड़ने के लिए बलबन ने एक अस्थायी सैन्य विभाग ही बना दिया, दीवाने अर्ज नामक। ठीक है, निम्न से कौन सा क्रम सही है? कालक्रम को दर्शाता है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य आ जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद था। सी इसका आंसर हो जाएगा।
भक्त तुकाराम, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं और ये जहांगीर के समय में थे, भारत में जहांगीर के समय में थे। 2 मुगल शासक के समकालीन थे, जहांगीर और शाहजहां। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, विजयनगर साम्राज्य, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा ये कृष्णा की सहायक नदी है, इसके किनारे है। यदि किसी गतिमान पिंड का रैखिक संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा 4 गुनी से बढ़ जाएगी। 20 का आंसर हो जाएगा। K बराबर P²/2m, मैंने एक बार और समझाया था, इसका आंसर 4 गुना हो जाएगा। इनमें से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी है। बोला कि अगर वो मेरे दरगाह पर आया तो वो इधर से आएगा, मैं दूसरी तरफ से भाग जाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिन्होंने 12 मासा की रचना की थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूर थे, अफगानी मूल के हैं। और जय सिंह अकबर की तरफ से लड़ रहा था। अकबर ने बिहार को कब पृथक सूबा बनाकर मुगल राज्य मिला लिया? तो यह 1576 ईस्वी में घटना घटित हुई थी। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। ऐसा क्यों कहा है? वी डोंट नो। शाहजहां के शासनकाल में बिल्कुल वास्तुकला तो बहुत सारे बने, लेकिन कट्टरता भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो औरंगजेब के समय में आपको कट्टरता दिखती है, उसका बीजारोपण जो है वो यहीं से हुआ था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। जो सिख के अंतिम 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म अपने पटना में ही हुआ था। पित्रादुरा का मतलब क्या होता है? ताजमहल कभी देखने गए हैं क्या, या बेबी ताज? तो वहाँ पर आपको पित्रादुरा दिख जाएगा। पत्थर है, पत्थर में ही अगर डिजाइन हम बना रहे हैं ना, तो पत्थर काट करके ही छोटा छोटा पत्थर काट के सेट कर रहे हैं, अलग अलग फूल बना रहे हैं, तो उसे पत्तियां जो हैं ये पत्थर की ही बनेंगी। ये पत्तियां जो हैं पत्थर की ही बनेंगी। इसी को पित्रादुरा शैली कहा जाता है। ताजमहल में आपको देखने को ये मिलता है। अद्भुत लगता है, शानदार लगता है देखने में ये। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? अलाउद्दीन का सेनापति था जफर खां, जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। यादव वंश, देवगिरी, काकतीय वंश, कदम वंश, होयसल वंश, संस्थापक कौन था? तो यादव की स्थापना भिल्लम पंचम के द्वारा, काकतीय का बीटा प्रथम द्वारा, कदम वंश का मयूर शर्मन द्वारा और होयसल वंश का विष्णुवर्धन के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो यह इंद्र तृतीय था, राष्ट्रकूट शासक। इसके समय में अल मसूदी भारत आया था और उसके बाद भारत के बारे में इसने कई सारे यात्रा वृत्तांत को लिखा है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। C इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार। गंधार कभी बुद्ध खुद नहीं गए, गंधार कभी खुद नहीं गए, तो A और B तो हो ही नहीं सकता है। कोसल भी नहीं गए, कोसल तो गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C इसका आंसर हो जाएगा। 3 और 4। अवंती कहाँ पर हो गया? उज्जैन के समीप। तो उज्जैन भी क्या करने जाएंगे बुद्ध उतना दूर? उस समय तो जाने आने का साधन भी नहीं हुआ करता था। इसका आंसर हो जाएगा C। 3 और 4 है इसका आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है कि 3000 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ने पर भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले जैन श्वेतांबर कहलाए? नहीं, भद्रबाहु नहीं, स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो मगध में रह गए वो श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु के साथ में दक्षिण चले गए श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जगह है। तो इसका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। दोनों को दोनों गलत दिया हुआ है। स्थूल भद्र रह गए कहाँ पर? तो मगध साम्राज्य में ही, मतलब कि यहीं रह गए, तो वो क्या कहलाए? वो श्वेतांबर कहलाए। चूँकि शहर में बिना वस्त्र के भीख मांगने जाते थे तो लोग नहीं देते थे भीख, और आसान भी नहीं होता है शहरों में बिना वस्त्र के रहना, तो इसलिए श्वेतांबर कहलाए। और वो जो वन चले गए भद्रबाहु के साथ में, जैसे कि कौन चला गया था? तो उस समय आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भी चला गया था। तो ये ये क्या कहलाए? तो ये सब के सब जो है यह दिगंबर कहलाए। इसका आंसर D हो जाएगा। D इसका आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं गुरु। अगले वीडियो में अच्छे से विश्लेषण में कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।